हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 है, लेंदी है, कॉम्प्रिहेंसिव भी है, डिफिकल्ट नहीं है। स्टूडेंट्स को यह चिंता है कि सर ये चैप्टर कितना लंबा है। आज आप 10th क्लास ले रहे हो तो बेटे इस चैप्टर में हम मैक्सिमम 15-16 क्लास लेंगे। आपको ये बता दूं कि आपका टोटल पेपर 80 मार्क्स का है और चैप्टर नंबर 1 की वेटेज 10 मार्क्स की है। तो इसका मतलब जितना भी आप पढ़ेंगे उसका मोर देन 10% इनपुट आपको इस चैप्टर को देनी है। इसलिए इस चैप्टर में 15-16 क्लास रिस्पेक्टफुली बनती हैं। जो जल्दी करेंगे उनके लिए कहावत है, आगे दौड़ पीछे छोड़। तो आप तेजी से भागेंगे तो कुछ ना कुछ छोड़ देंगे, या प्रैक्टिस छोड़ देंगे, या सब्जेक्ट की माइन्यूट पॉइंट्स को छोड़ देंगे, चैप्टर की कुछ पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपसे बनेंगे नहीं, इसीलिए आप इस पे थोड़ा समय दीजिए, घबराए नहीं। और वैसे भी रिकॉर्डेड क्लास है, अगर आपको ज्यादा जल्दी करना हो तो आप नंबर ऑफ क्लासेस जो वीक में पढ़ रहे हैं उसको बढ़ा दीजिए। अगर आप वीक में 3 क्लासेस ले रहे हैं तो 4 कर दीजिए, 4 ले रहे हैं तो 5 कर दीजिए, 5 ले रहे हैं तो 6 कर दीजिए। ठीक है, तो मतलब वीक में 4-5 क्लासेस बनती हैं, ले सकते हैं, कोई बात नहीं। तो सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने पहले भी बताया था। यस, मैंने क्लास नंबर 3 में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था और मैं उसको रिकॉल करते हुए अब आपको आगे इसकी और ज्यादा डेप्थ में लेके जाऊंगा। पहले चलते हैं कि हमने आपको लास्ट में क्लास नंबर 3 में कहां से बताया था। तो जब लास्ट में हमने क्लास नंबर 3 में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बताया था, वो बातें मैं आपके साथ दोबारा शेयर करता हूं। ठीक है, पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हमें जब कहा जाता है कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाइए, तो फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए हमें गिवन क्या होता है, क्वेश्चन में हमें दिया क्या रहेगा। क्वेश्चन हमें देगा कि हम आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, आप प्रिपेयर कर दीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और साथ साथ बनाइए बैलेंस शीट। कमाल की बात है सर, क्लास 11th में जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते थे तो एक P&L अकाउंट बनाते थे और एक बैलेंस शीट बनाते थे, लेकिन यहां पर हमें अब 2-2 बैलेंस शीट बनानी पड़ सकती है। यानी यहां पे हमारा काम लंबा है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा तो फिर ये 6 मार्क्स 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। प्लस कई बार क्या होता है ना कि छोटे छोटे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, तो वो हमसे कहते हैं कि छोड़ो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूरा मत बनवाओ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनवा लो, फंड बेस्ड अकाउंटिंग पूछ लो, एक्सपेंडिचर निकाल लो, कंज्यूमेबल आइटम्स के बारे में पूछ लो। तो उस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। इसके साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सब चीजों का पूरा पूरा स्कोप है। तो हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे वो हम कहां से बनाएंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से बनाएंगे और एडिशनल इंफॉर्मेशन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, नाउ ये साइड में हमने ये जो आपको शीट दिखाई है इसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन आप इसमें समझिए इसमें हम क्या कह रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर करती हैं एट द एंड ऑफ द ईयर टू कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और इसमें एक बैलेंसिंग फिगर आएगी जो होगी सरप्लस या डेफिसिट। इन सब की बातें मैं आपको बार बार करूंगा और आपने इन बातों को अपने दिमाग में जगह देनी है, परमानेंट जगह देनी है। ठीक है, सिंस इट इज अ नॉमिनल अकाउंट देयरफॉर एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड इनकम्स आर क्रेडिट। तो आपको खर्चों को डेबिट करना है, जो इनकम्स उनको क्रेडिट कर देना है, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो सरप्लस या डेफिसिट हो जाएगी। सरप्लस मतलब इनकम ज्यादा थी और एक्सपेंस कम थे, और इसी का रिवर्स डेफिसिट हो जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आप प्रिपेयर करेंगे वो आप प्रिपेयर करेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से, और इसमें हमें 2 एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। ये 2 हमारी एडजस्टमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको आराम से समझाने वाला हूं। अब यहां पर कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके बारे में ठीक है,
हमने दो दो बार तीन तीन बार इसके बारे में बताया है जिससे कि आपको बात समझ में आ जाए। मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूं। देखिए, जब हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की बात करते हैं तो आपकी बुक में भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का एक डिटेल्ड लंबा चौड़ा फॉर्मेट दिया हुआ है, लेकिन अगर हम उसको एक ओवरव्यू देके या उसको एक ब्रॉडली समझने की कोशिश करें कि उसमें होता क्या है, तो देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स में क्या होता है। एक तो होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। हमेशा जब भी आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट देखेंगे उसमें आपको मिलेगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। मैंने एक फॉर्मेट आपके लिए बनाया, देखिए यहां पर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद सर इसमें होती है रिसिप्ट्स। ये रिसिप्ट्स दो तरह की होती हैं, एक होती है रेवेन्यू नेचर की, एक होती है कैपिटल नेचर की। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। रेवेन्यू का मतलब होता है जो हर साल मिलती हैं, जिनका नेचर रिकरिंग होता है, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। कैपिटल का मतलब होता है कि ये नॉन रेवेन्यू या नॉन रिकरिंग नेचर की हैं, इसका मतलब कभी कभार मिल जाती हैं, कैजुअल टाइप की होती हैं। तो ये ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस जो होता है ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाते हैं तो कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, रिसीट्स हमारे पास दो तरह की हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। इसकी इंडिविजुअल आइटम्स को मैं अभी नहीं लिख रहा। सिमिलरली जो पेमेंट्स यहां दिखाई जाती हैं वो भी दो तरीके की होती हैं, एक होती हैं रेवेन्यू नेचर, एक होती है कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर जब भी बात आए तो रेवेन्यू का मतलब होता है रिकरिंग, बार बार हर साल मिलती हैं, और कैपिटल का मतलब हो गया कि ये कैजुअल नेचर की है, मतलब हर साल नहीं मिलती। उसके बाद सर आ जाता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। तो कैश और बैंक की जगह बैलेंस शीट में है, ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया, आगे चल के आपको दो बैलेंस शीट बनानी पड़ सकती हैं। वो दो बैलेंस शीट होगी, एक ओपनिंग की और एक होगी क्लोजिंग की। इसलिए ये ओपनिंग वाला बैंक और कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में जाएगा। इसका मतलब जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाऊंगा तो मेरे पास बच जाएंगी केवल ये वाली रिसीट्स और ये वाली पेमेंट्स। ठीक है, इसमें से आप इस फॉर्मेट को समझने की कोशिश कीजिए। इस फॉर्मेट में मैंने आपको बताया है कि आपको लेनी होती है रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स आपकी इनकम का पार्ट बनेगी। इसका मतलब यह है कि आपको पहचानना है कौन सी रिसीट रेवेन्यू है, कौन सी रिसीट कैपिटल है। तो आप जब ये पहचान जाएंगे, हम आज की क्लास में इस बारे में चर्चा करेंगे, तो आपको समझना है कि हम यहां से रेवेन्यू रिसीट्स को उठाएंगे बाय रिसिप्ट, और ये रिसिप्ट केवल रेवेन्यू नेचर वाली उठाएंगे। सर कैपिटल नेचर वाली को क्या करेंगे? कैपिटल नेचर वाली को हम इग्नोर करेंगे या इसके लिए कुछ खास बातें हम आपके साथ करेंगे। ठीक है, नाउ सिमिलरली जब हम पेमेंट साइड पर जाएंगे तो पेमेंट साइड पे भी हमने समझना है कि हमारी दो तरह की पेमेंट्स हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। तो हम आपको बताएंगे कौन सी रेवेन्यू कौन सी कैपिटल। पेमेंट साइड में कभी बच्चों को दिक्कत नहीं होती है, तो पेमेंट साइड इजी होती है। तो हम यहां से जो रेवेन्यू वाली है वो उठा लेंगे और यहां ले आएंगे टू पेमेंट्स जो हमारी रेवेन्यू नेचर की है। इसका मतलब कैपिटल नेचर की रिसीट्स हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। अब आपको हम ये बताएंगे कि कौन सी रिसीट्स जो हैं वो कैपिटल नेचर की हैं, ये हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, और जब ये सीख जाएंगे तभी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में परफेक्ट होंगे। सर क्या हमें ये रिसीट और पेमेंट दोनों पे घबराना है? नहीं, ये ज्यादातर रिसीट से रिलेटेड बातें हमने सीखनी है। ओके, उसके बाद में क्योंकि हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है कैश बेसिस के ऊपर और हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है एक्रूअल बेसिस के ऊपर, इसीलिए हमें इसमें एडजस्टमेंट करनी होती हैं, जो कि हम आपको सिखा चुके हैं। आपको आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस कर देना है और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस कर देना है। सर ये बात आपने सब्सक्रिप्शन के साथ बताई थी, याद नहीं है? मैंने लॉकर रेंट के साथ भी बताई थी। यानी जिस एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें दिया होगा उस रिसीट को हम एडजस्ट करेंगे। ओके, नाउ आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हम क्यों माइनस कर देते हैं? क्योंकि ये हमारे लास्ट ईयर का मनी होता है, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड ये हमारे करंट ईयर का होता है, हम प्लस करते हैं। इसी के साथ साथ हम यहां पर एडवांस बिगिनिंग को प्लस करते हैं और एडवांस एट द एंड को माइनस करते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का होता है और ये करंट ईयर का होता है। इसके लिए मैं आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जाम्पल दे चुका हूं।
सिमिलरली यहां पर भी यही रूल फॉलो होगा, आप आउटस्टैंडिंग एट द एंड करेंगे और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस करेंगे, एडवांस एट द बिगिनिंग प्लस करेंगे और एडवांस एट द एंड माइनस करेंगे। जिस आइटम की एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसी के साथ ये एडजस्टमेंट्स हमें करनी होती है। नाउ ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपने समझने और अगर नोट करने हो तो नोट कर लेना। पहली बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें आपने पढ़ रखा है कि हम पी एंड एल बनाते हैं, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पी एंड एल के स्थान पर या उसकी जगह पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। और जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं करते, हम कैलकुलेट करते हैं सरप्लस या फिर डेफिसिट। ये सरप्लस और डेफिसिट ये हम आपको कंप्यूट करना सिखाएंगे। नाउ इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये बात याद रखनी है कि हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो हमारी जो रिसीट्स होती हैं वो इनकम में कन्वर्ट होती हैं और जो हमारी पेमेंट्स होती हैं वो एक्सपेंसेस बन जाती हैं। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। तो जैसे ये आप आउटस्टैंडिंग और एडवांस ये सब एडजस्टमेंट कर देते हैं, ये एक्रूअल बेसिस पर कन्वर्ट हो जाती है। It is prepared from receipts and payment account, which is prepared on cash basis. Therefore, some adjustments regarding outstanding and prepaid are made to convert it on accrual basis. बार बार ये बात आपको बता दी है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर था, हमें एक्रूअल पे कन्वर्जन करना था, इसीलिए हम ये एडजस्टमेंट करेंगे। हमें कौन बताएगा? क्वेश्चन बताएगा। प्लस माइनस क्या करना है वो रूल हम अच्छे से समझ चुके हैं। All expenses are debited, all incomes are credited and balancing figure will represent surplus और deficit, जिसे हम बाद में बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के अंदर ले जाएंगे। ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है। क्यों? क्योंकि वो आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में या एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है सर, समझ में आ गया। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर फॉर करंट पीरियड आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट ऑन एक्रूअल बेसिस। देखिए, हमने ये पेमेंट की, हां सर, ये पेमेंट जो थी ये मैं यहां पर लेके आया, हां सर। तो इसमें 3 तरह की पेमेंट होती हैं, लास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो सर मैं तो तीनों ले आया, बिल्कुल ठीक है। आप जब ये तीनों लेकर यहां आ गए तो जब आपने एडवांस एट द एंड माइनस किया तो नेक्स्ट ईयर की अपने आप रिमूव हो गई। एडवांस बिगिनिंग जब आपने इसमें एडजस्ट कर दिया, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग आपने माइनस कर दिया, तो जो पीछे साल के और जो आगे वाले साल के फंड्स थे या पेमेंट्स थी या रिसीट्स थी वो इसके थ्रू एडजस्ट हो जाती हैं। इसीलिए ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर फॉर करंट पीरियड आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट। तो हमने ये जो एडजस्टमेंट का फॉर्मूला बना रखा है, इसमें हमारे प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं, या माइनस में आपने ये दोनों चीजें एडजस्ट कर ली हैं। ऑल कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स आर एक्सक्लूडेड। यही मेन पॉइंट है कि आपको कैपिटल नेचर्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लाना है, क्योंकि वो इनकम की डेफिनेशन में फिट नहीं होती। इससे आपको केवल अब ये समझना है कि सर कौन सी कैपिटल है, तो मैं अभी समझाऊंगा और फॉर्मेट में भी दिखाऊंगा। ओनली करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। हाँ, इसी के लिए तो हम आउटस्टैंडिंग, बिगिनिंग और एडवांस एंड ये सब एडजस्ट कर देते हैं। अमाउंट्स रिलेटेड टू अदर पीरियड्स आर डिडक्टेड, अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग फॉर करंट पीरियड आर एडिड। ओके, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज डेबिटेड। अब देखिए, कैपिटल रिसीट का एक एग्जांपल देता हूं। कैपिटल रिसीट का एक एग्जांपल हो गया कि आपने लेट अस सपोज सेल ऑफ कोई एसेट सेल कर दिया। अब लेट अस सपोज मेरे पास एक कार है, तो आप समझिए एनपीओ के पास हो सकता है एक कार हो और कार की बुक्स में वैल्यू थी लेट अस सपोज 1 लाख। ठीक है, एनपीओ की बुक्स में एक कार थी 1 लाख की, वो उसने सेल कर दी। तो कितने की सेल की? सपोज करते हैं 1,20,000 की सेल कर दी। तो ये जो सेल ऑफ एसेट्स है, इट इज अ कैपिटल रिसीट। तो इसका क्या होगा, हम इसका अकाउंट बना लेंगे और इसका अकाउंट बना के देखेंगे कि कार की सेल करने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो यहां पर दिखा दीजिए बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कैपिटल रिसीट को पहले हम प्रोसेस करेंगे,
प्रोसेस करके उसका इनकम का पार्ट निकालेंगे, यहां पर डालेंगे। सर अगर लॉस हो गया तो यहां डाल देंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ कोई फिक्स्ड एसेट्स हो, कोई इन्वेस्टमेंट हो, वो हमें यहां डालनी पड़ेगी। इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना पड़ेगा। इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, अच्छा एक चीज और छूट गई सर, डेप्रिसिएशन। हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से डेप्रिसिएशन तो नहीं मिलता, एडिशनल इंफॉर्मेशन बताएगा डेप्रिसिएशन, जो कि एक एक्सपेंस है, आपने डेबिट करना है। फिर आपने इन दोनों का टोटल कर लेना है, और टोटल में देखिएगा कहां बैलेंसिंग फिगर आ रही है। जनरली हमारी बैलेंसिंग फिगर यहां पर आती है, और इसको हम बोल देते हैं सरप्लस, यानी इनकम बड़ी थी, एक्सपेंडिचर छोटा था, इसीलिए बैलेंसिंग फिगर यहां पर है। ये सारी बातें यहां पर मैंने आपको लिख के दी हैं, और इन्हीं को मैंने दोबारा लिखा है, ठीक है, कि आपने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को एक्सक्लूड करना है, आपने कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट्स को एक्सक्लूड करना है, आपने रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू पेमेंट्स में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की एडजस्टमेंट कर लेनी है। उसके बाद में डेप्रिसिएशन डालना है, प्रॉफिट और लॉस डालना है, जो बैलेंस फिगर है वो इनकम बन जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मैंने आपको ये सारी बातें डिटेल में दे दी हैं। इसका मैं आपको पीडीएफ दूंगा, एक बार आपने इसको पढ़ लेना है, और अगर इसका कोई नोट आपने प्रिपेयर करना है फिल इन द ब्लैंक्स पर्पज से, या एमसीक्यू पर्पज से, या फिर आप कल को जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, ओके। इसी को मैंने एक फॉर्मेट में यहां पर बना के दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको अभी बना करके समझा दिया। अब सर सारा का सारा खेल तो यही समझने का है कि कैपिटल रिसीट कौन सी है, रेवेन्यू रिसीट कौन सी है, क्योंकि पहली एडजस्टमेंट तो वही है। बाकी आउटस्टैंडिंग एडवांस एडजस्ट करना हम सीख चुके हैं, प्लस हमें सीखना है कि एसेट को सेल करने पर प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालना है। ठीक है, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। सर अब हम क्या करेंगे, तो मैं यहां पर आपको ना एक फॉर्मेट दे रहा हूं। ओके, इस फॉर्मेट को पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, फिर ये फॉर्मेट आपको और ज्यादा क्लैरिटी दे देगा कि कौन सी कैपिटल रिसीट्स हैं और कौन सी कैपिटल पेमेंट्स हैं। उनको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके नहीं जाते, ठीक है, लेकिन मैं आपको लेके चलता हूं पहले बुक के पास। कौन सी बुक, हमारी प्यारी बुक टीएस ग्रेवाल। चलिए सर, यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में उन्होंने बताया था, उन्होंने ये फीचर्स बताई थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये फॉर्मेट भी हमें दिया था। ओके, हमने ये इलस्ट्रेशन नंबर 4-5 हो सकता है कर भी ली थी। बैलेंस शीट की बातें भी आने वाली क्लासेस में हो जाएंगी, चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलेंगे सर, और आगे कहां चलेंगे, जहां पर बुक ने हमें कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स का एक हिंट बताया हुआ है, समझाया हुआ है। आपके पास ना बुक है तो आपको समझना है कि बुक में किस चीज का रिलेशन किसके साथ है, क्योंकि आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो आप एकदम से पैनिक हो जाते हैं। आपको लगता है किससे पूछूं, आपके पास बुक है, आप बुक में सब चीजें जब लिंक कर लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ कौन सी चीज मुझे कहां ढूंढनी है, कहां मिलेगी। अब देखिए, यह है बुक का पेज नंबर 19। यहां पर लिखा गया है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो ये आपकी इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि ये ज्यादातर आइटम्स रिसीट्स की हैं जिनको आपने समझना है, यानी आपको ये समझना है कैपिटल रिसीट्स कौन सी हैं। बस पेमेंट्स में आपको दिक्कत आने ही नहीं वाली। चलिए एक एक करके लिखना शुरू कीजिए। यहां लिखिए मेरे साथ, ट्रीटमेंट ऑफ फ्यू आइटम्स, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल आइटम्स, जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। नंबर 1, मैं बुक के हिसाब से चल रहा हूं। बुक कह रही है एंट्रेंस फी लिखा हो या फिर एडमिशन फी लिखा हो, इन दोनों के बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। वो कह रहे हैं एंट्रेंस फी एडमिशन फी एक ही होती है। आप स्कूल में जाते हैं तो आपका एडमिशन एक बार किया जाता है। जब भी आपने स्कूल में एडमिशन लिया, वन टाइम आपसे एक एडमिशन फीस ली जाती है और फिर वो आप स्कूल में कंटिन्यू करते रहते हैं, एक ही बार देनी होती है। फिर आपको देनी होती है ट्यूशन फीस। सवाल यह है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट्स क्लब हो सकता है, स्पोर्ट्स क्लब में भी ऐसी है,
तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसको पूछा गया कि भाई तुम्हें ये जो पैसा मिला है, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, तो क्या ये इनकम में जाएगा या नहीं जाएगा? देखिए, एंट्रेंस फी रिसीट की आइटम है, एडमिशन फी रिसीट, मैंने कहा था ना रिसीट्स की बातें होंगी। मुझे यह जानना है कि एंट्रेंस फी या एडमिशन फी जो है वो रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। ठीक है, अगर ये रिकरिंग है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चली जाएगी, और अगर ये नॉन रिकरिंग है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। ओके, इसका मतलब इन दोनों के बारे में हमें दो चीजें डिसाइड करनी है। अगर हम कहते हैं कि इफ रिकरिंग और इफ नॉन रिकरिंग, अगर रिकरिंग है तो ये इनकम में चली जाएगी, अगर ये नॉन रिकरिंग है तो ये हमारी बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड है वहां जाकर के प्लस हो जाएगी। नाउ आप मुझे बताएं कि एंट्रेंस फी इसका नेचर रिकरिंग है या इसका नेचर नॉन रिकरिंग है। अब आप कहेंगे कि सर आप बता के बात खत्म कर दो ना, क्या बात है। मैंने कहा नहीं बेटे सुनिए, ये इकलौती ऐसी आइटम है, इकलौती जो डिस्प्यूटेड है। मैं दोनों डिस्प्यूट का कारण आपको बताता हूं। स्कूल ये कहता है कि मेरे पास हर साल पुराने बच्चे चले जाते हैं, 12th पार करके निकल जाते हैं और सब एक एक स्टेप ऊपर चढ़ जाते हैं, नीचे की क्लास खाली हो जाती है, तो नीचे हमारे पास न्यू एडमिशन आते हैं। यानी वो कहते हैं कि मेरे पास तो हर साल न्यू एडमिशन आते जाते हैं। तो स्कूल ये कहता है ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए एक रिकरिंग नेचर की आइटम है, मुझे हर साल मिलती है एडमिशन फीस। मैं स्पोर्ट्स क्लब के पास गया, मैंने स्पोर्ट्स क्लब से पूछा, मैंने कहा भाई तुम्हारा क्या पोजीशन है? कह रहे भाई हम तो स्कूल की तरह फिक्स नंबर पे चलते नहीं, होता है कई बार कुछ 2-4 मेंबर चले जाते हैं तो हम उस समय ऐड लगा देते हैं कि हमारे पास 2-4 सीट खाली हैं, 2-4 मेंबर आ जाते हैं। अब क्लब कहता है कि भाई मेरे पास एंट्रेंस फी हर साल नहीं आती है। अब स्कूल का ऑपरेशन करने का नेचर अलग है और उनका अलग है। स्कूल कह रहा है मेरे पास हर साल एंट्रेंस फी आती है, रिकरिंग नेचर है, और वो कहते हैं कि जी हमारे पास ये हर साल नहीं आती, कभी कभी आती है, नॉन रिकरिंग नेचर है। ऐसे में स्टूडेंट बहुत जल्दी घबराता है कि सर अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। और मैंने कहा बेटे यही आपको समझना है, जब आप समझेंगे तो कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। नाउ अकाउंटिंग कहती है अगर ये एंट्रेंस फी रिकरिंग भी मान लूं, एक बार ये भी मान लूं स्कूल वाले से कि भाई ये तेरे पास एक साल आती है और हर साल आती है, लेकिन ये बता कि जो बच्चा तुमसे एडमिशन लेता है क्या वो एक ही साल तुम्हारे पास पढ़ेगा? नहीं सर, वो तो हमारे पास 12th क्लास तक पढ़ेगा। मैंने कहा तुम स्कूल स्टार्ट कब करते हो? कह रहे जी हम तो नर्सरी से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक वो कितने साल तुम्हारे पास पढ़ता रहेगा? उन्होंने कहा तकरीबन समझ लो 14-15 साल हमारे पास पढ़ेगा। यानी एक एंट्रेंस फी 14-15 साल के लिए है। जब ये एक साल के लिए नहीं है तो इसे इनकम ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मनी जो मिलता है ये आप कई सारे ईयर्स की सर्विस के अगेंस्ट लेते हो, तो कहीं से भी इसको रिकरिंग मानना ठीक नहीं है। ये किसी एक पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए किसी पर्टिकुलर ईयर की इनकम में इसको दिखाना भी सही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब तो सर आप ये कहना चाहते हो कि हमारी जो एंट्रेंस फी है वो हो गई नॉन रिकरिंग। ठीक है, ये हो गई नॉन रिकरिंग, लेकिन ये डिस्प्यूटेड आइटम है, तो क्या किया जाए? इसके लिए हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि भाई क्वेश्चन की वेट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर क्वेश्चन कह रहा है कि रिकरिंग है तो आप इसे इनकम मान लेना, अगर क्वेश्चन कह रहा है नॉन रिकरिंग है तो आप इसे कैपिटल मान लेना। इसका मतलब यह कि सर अगर क्वेश्चन में गिवन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन से अगर क्वेश्चन हो गया साइलेंट, मुंह बंद कर लिया, तो क्या होगा? तो बेटे कंसेप्चुअली अब मेरी बात को ना आप ध्यान से सुनना। बच्चा कहता है कि सर मैं सीबीएसई का एग्जाम दे रहा हूं और सीबीएसई के लिए मैं एनसीईआरटी को फॉलो करता हूं। मैं आपको बता दूं बेटे, कॉमर्स की दुनिया में हिंदुस्तान में सबसे बड़ी संस्था है इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ICAI सबसे बड़ी संस्था है जो कि कॉमर्स रिलेटेड बातों के लिए एक ऑथेंटिक बॉडी है। एनसीईआरटी से बड़ी है कॉमर्स के रिलेशन में वो। ये ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करती है
और इसके पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है जो कि रेवेन्यूज को डिफाइन करता है, और वो ये कहता है कि एडमिशन फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, यानी एडमिशन फीस को अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपको कैपिटलाइज करना है, मतलब इनकम में लेके नहीं जाना है। ये तो हुआ आईसीएआई का दिया हुआ कंसेप्ट जो हम सबको मानना चाहिए। लेकिन अब बुक के पास चलते हैं। ये देखिए ये कितनी पॉपुलर बुक है और ये इतना बड़ा डिस्प्यूटेड टॉपिक केवल 2 लाइन लिख करके खत्म करती है। इसलिए आप लोग ना बहुत जल्दी कई बार ये डिसीजन बना लेते हैं कि नहीं नहीं ये वाली बुक बहुत अच्छी है। मैं कह रहा हूं बुक बहुत अच्छी होती है लेकिन उसके बियॉन्ड भी कुछ स्कोप बच जाता है। समझिए मेरी बात। एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस इज द अमाउंट पेड बाय पर्सन एट द टाइम ऑफ बिकमिंग मेंबर ऑफ एनपीओ। कोई डिस्प्यूट नहीं है सर। एंट्रेंस फी और एडमिशन फी इज अ रेवेन्यू रिसीट। बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। गलत कह रही है बुक कि ये एंट्रेंस फी एडमिशन फी रेवेन्यू रिसिप्ट है। ये कौन सी रिसीट है? कैपिटल रिसिप्ट है। ये कौन कहता है? आईसीएआई कहता है। कहां कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन में जाके कहता है। लेकिन बुक कहती है एंट्रेंस फी एडमिशन फी को रेवेन्यू रिसीट मानिए। देयरफॉर इट इज अकाउंटेड एज इनकम एंड क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर आप कह रहे हो बुक गलत है, ठीक है सर, अब मैं क्या करूं? तो मैंने 12th क्लास की कई सारी बुक्स को उठा करके देखा और उसमें जितने भी पॉपुलर बुक्स हैं उन सब ने यही बात लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मजबूरी में अब मैं ये कहूंगा कि अब आपको 12th क्लास के लिए क्या करना है। अब आप लिखोगे कि सर अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो मैं इसे रेवेन्यू मानते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट कर दूंगा। फॉर द टाइम बीइंग मजबूरी है, क्योंकि जब सारी बुक्स वाले ऐसा ही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो फिर हमें तो मार्क्स चाहिए तो हम भी कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको सही सही जानकारी है तो आप इसके रिलेटेड कई बार नोट भी दे सकते हो। नोट ये दे सकते हो कि भाई हमने इसे रेवेन्यू नेचर माना है, क्वेश्चन साइलेंट था, लेकिन आईसीएआई ये कहता है कि इसे कैपिटल भी माना जा सकता है, ठीक है। 2 मिनट वापिस आते हैं। सर एंट्रेंस फी एडमिशन फी का ट्रीटमेंट क्या है? तो पहले देखेंगे क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि रेवेन्यू लो तो रेवेन्यू लेना, कैपिटल हो तो कैपिटल लेना। सर क्वेश्चन में क्यों गिवन होगा? क्योंकि ये डिस्प्यूटेड आइटम है। अगर क्वेश्चन नहीं देता है तो भाई क्योंकि अब मैं सारी दुनिया से तो लड़ूंगा नहीं ना, सारी दुनिया को तो कहूंगा नहीं कि भाई तुम बुक लिखते हो, खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, इसीलिए मैं उनकी बात मान लेता हूं। लेकिन जब आप 12th क्रॉस कर जाएंगे तो ये मत कहना कि सर 12th में आपने ऐसे पढ़ाया था, सीए कराते हुए आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। तो जब मैं आपको सीए पढ़ाऊंगा फाउंडेशन इंटर, तो वहां मैं अपनी बात पे अड़ जाऊंगा कि नहीं भाई अब तो AS9 चलेगा, ठीक है सर। तो यहां पर आप लिख लीजिए कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट then we will take it as revenue receipt due to books error। मतलब किताबों की वजह से मुझे ये लेना पड़ रहा है, अदरवाइज कंसेप्चुअली ये कैपिटल रिसीट है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि ये एक किसी पर्टिकुलर ईयर को ही बिलोंग नहीं करती। अगर मुझे हर साल मिलती भी है स्कूल में तो भी ये एक पर्टिकुलर ईयर का अमाउंट नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। और दूसरा ये है कि ये रिकरिंग नेचर की होती भी नहीं है। खैर पहली आइटम से घबराना मत, पहली आइटम का ट्रीटमेंट आप याद कर लीजिए। सेकंड थिंग, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देता है, देन फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन कई बार ऐसी अप्रोच ले लेगा कि 50% कैपिटलाइज कर दो और 50% आप रेवेन्यू में ले जाओ। तो आप क्या करोगे? जितना भी अमाउंट होगा 50% इनकम में ले जाना, 50% बैलेंस शीट में ले जाना, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। सर दिखाओ एग्जाम्पल करके। अरे बहुत सारे प्रैक्टिकल करने हैं, इसलिए एक एक चीज का एग्जाम्पल लिखने की क्या जरूरत है। आइए जी सेकंड आइटम की बात करते हैं। आइटम नंबर 2। आइटम नंबर 2 है लाइफ मेंबरशिप
फी। लाइफ मेंबरशिप फी, मुझे बताइए पूरे लाइफ के लिए मेंबर बनने के लिए आपने एक बार पैसा दिया। अब सर ये तो एंट्रेंस फीस जैसा लग रहा है, एडमिशन फीस, लेकिन इसका नाम अलग है। अच्छा सर तो इस पे भी डिस्प्यूट होगा? नहीं नहीं नहीं, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। हर कोई एक सिंगल वॉइस में कहता है कि सर ये नॉन रिकरिंग नेचर है। नॉन रिकरिंग नेचर है मतलब इसको हम करेंगे कैपिटलाइज, और जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा कैपिटलाइज तो इसका मतलब है कि आपको जाना है बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट के अंदर आपकी एक आइटम आएगी कैपिटल फंड। उस कैपिटल फंड के अंदर आपने लाइफ मेंबरशिप फी को प्लस कर देना है। बताइए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लाइफ मेंबरशिप फी है, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हुए इनकम में लेके जाओगे? नहीं सर। सर क्या बुक के साथ कोई डिस्प्यूट है? लाइफ मेंबरशिप फी इज अकाउंटेड एज कैपिटल रिसीट, कोई डिस्प्यूट नहीं है, एंड एडिड टू कैपिटल फंड इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बिल्कुल ठीक। इट इज नॉट अकाउंटेड एज इनकम बिकॉज लाइफ मेंबर पेज मेंबरशिप फी वंस एंड अवेल सर्विसेज ऑल थ्रू हिज लाइफ। हम तो कह रहे हैं ये बात एंट्रेंस फी के लिए भी थी, लेकिन वो कह रहे हैं कपूर साहब दिमाग मत लड़ाओ, हम जो कह रहे हैं वो फॉलो करो। मैंने कहा चलो झगड़े में क्यों पड़ना। अब आ गई सर स्पेशल रिसीट्स। नाउ नंबर 3, कोई भी अगर स्पेशल रिसिप्ट मेरे पास आएगी तो वो मेरी बन जाएगी बैलेंस शीट में एक सेपरेट आइटम फंड के नाम से बन जाएगी। स्पेशल रिसीट्स बैलेंस शीट में फंड बनेगी, इसका मतलब सर ये भी इनकम नहीं बनने वाली। नाम बता रहा है स्पेशल रिसीट, तो क्या करूंगा मैं, लेकर जाऊंगा इसको अपनी बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में इसको फंड के नाम पर एक सेपरेट आइटम शो करूंगा। सर क्या इसको आप कैपिटल फंड में जाके ऐड नहीं करोगे? मैंने कहा नहीं भाई नहीं, इसको कैपिटल फंड में जाके ऐड नहीं करूंगा। स्पेशल रिसीट्स मींस रिसीट्स of amount for special occasion. For example, contribution receipt for annual dinner. Such contributions are credited to separate account, annual dinner, and expenses against this are to be debited and balance after the event is transferred to income. अच्छा जी, इसमें ये बुक कह रही है कि नहीं कपूर साहब हम कुछ और बात कर रहे हैं, आपने इसको फंड समझ लिया। ये कह रहे हैं स्पेशल रिसीट्स का मतलब है कि कई बार कोई इवेंट होगा, जैसे कि कोई एनुअल फंक्शन हो गया, जैसे कि कोई चैरिटी शो हो गया, जैसे कि कोई ड्रामा शो हो गया, या इस तरह कोई इवेंट होंगे। तो जब भी कोई स्पेशल रिसीट होगी, इसका मतलब जब भी आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो आपने ध्यान रखना है रिसिप्ट साइड पे आएगी स्पेशल रिसिप्ट। ये स्पेशल रिसिप्ट में हम लोग ना जो उनकी रेवेन्यू एक्टिविटीज हैं उनकी बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ड्रामा चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई टूर्नामेंट के लिए कोई फीस लगा दी, जैसे कि कोई चैरिटी का शो चल रहा है, इस तरीके से। और यहां पर जब आप पेमेंट साइड पे आएंगे तो यहां पर एक्सपेंसेस या पेमेंट फॉर स्पेशल इवेंट ये मिलेगा। जैसे आपने सपोज कीजिए चैरिटी शो करवाया, तो चैरिटी शो करवाने के लिए आपने कोई टिकट छपवाई, कुछ आपने खर्चा किया, तो ये रेवेन्यू नेचर के हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये रेवेन्यू नेचर की हैं। लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो आपने ये देखना है कि रिसीट कितनी आई थी, सर 10,000, और इसकी पेमेंट कितनी हुई थी 7,000। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम रिसिप्ट को यहां लाते हैं और पेमेंट को हम यहां पर लाते हैं, लेकिन इस केस में क्या होगा, हम यहां पर दिखाएंगे बाय स्पेशल रिसिप्ट 10,000 माइनस एक्सपेंस ऑब्लिक पेमेंट 7,000, यानी इसमें से आप माइनस करेंगे और जो बैलेंस अमाउंट बच जाएगा वो बाहर आएगा। यानी स्पेशल रिसीट्स का ट्रीटमेंट ये होगा कि ये दोनों अलग अलग ट्रांसफर नहीं होंगी, ये दोनों एक साथ रहेंगी। रिसीट्स माइनस पेमेंट, और जो डिफरेंस बच जाएगा वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाहर दिखाएंगे।
ठीक है, ये नेचर हमारा किसके साथ होगा, जैसे एनुअल डिनर है, जैसे चैरिटी शो है, इस तरह की स्पेशल रिसीट्स की बात होगी। ठीक है, ओके। अब सर बात करते हैं नेक्स्ट आइटम की। ये आइटम आ गई डोनेशंस। एंट्रेंस फी, एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, उसके बाद डोनेशंस। ठीक है, डोनेशंस को लेकर के भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि सर ये रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर है। तो देखिए, डोनेशंस क्या होता है कि कोई व्यक्ति जब किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो उसको लगता है कि यार मैं इतना पैसा कमाता हूं, मुझे कुछ समाज के लिए अच्छा करना चाहिए, तो वो क्या करता है, वो डोनेशन देता है। डोनेशन का मतलब है ये एक तरीके से गिफ्ट है, आपने गिफ्ट दिया। अब हम मंदिर में जाते हैं, तो हम मंदिर में जाते हैं तो हमने एक नेचर बना लिया कि भाई मंदिर में जाएंगे तो हमने 10 रुपए चढ़ा देने हैं, 50 रुपए देने हैं, 100 रुपए देने हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कितना अमाउंट देना चाहते हैं। मैं कई बार अपने बेटे को लेके गुरुद्वारे में जाता हूं तो वो कई बार कहता है कि पापा चलो गुरुद्वारे में लंगर खाना है। तो अब हम लंगर खाने जाते हैं तो गुरुद्वारा फ्री लंगर बांट रहा है, लेकिन गुरुद्वारे को भी तो दिक्कत होती होगी पैसे की। तो मैं उसको हमेशा कहता हूं बेटे ठीक है आपने लंगर लिया, बहुत अच्छी बात है प्रसाद के तौर पे, और मैंने उसकी आदत डाली हुई है कि 50 रुपए या 100 रुपए आपने डोनेशन बॉक्स में डालना है। इन दोनों बातों का अंतर समझिए। डोनेशन दो तरीके की होती हैं, एक होती है जनरल और एक होती है स्पेसिफिक। जैसे कि मैं मंदिर में गया और मंदिर में लिखा हुआ था डोनेशन बॉक्स और मैंने उसके अंदर मान लीजिए 50 रुपए डाल दिए, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था डोनेशन बॉक्स, आगे कुछ नहीं लिखा था। इसका मतलब वो पैसे मैंने मंदिर को दे दिए, अब मंदिर उसका जो मर्जी इस्तेमाल करे। ठीक हो गया, उसको बोलते हैं जनरल डोनेशन। अब मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, मैं गुरुद्वारे में गया और मेरे बेटे के साथ जब मैंने प्रसाद ग्रहण किया तो वहां पर अगर एक बॉक्स पड़ा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है डोनेशन फॉर लंगर, तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक डोनेशन। मतलब जहां पर आपने पर्पस को डिफाइन करते हुए डोनेशन दी है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। इसके दो तरीके होते हैं, डोनेशन बॉक्स के ऊपर ही लिखा हुआ था। जैसे राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, मान लो डोनेशन बॉक्स पड़ा हुआ है कि मंदिर के निर्माण के लिए डोनेशन। जैसे कि आप मान लीजिए किसी कॉलेज में गए और वहां लिखा हुआ है कि यह कॉलेज की बिल्डिंग बनाने के लिए अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं तो आप इसमें पैसा दे सकते हैं, तो आपने उसमें पैसा डाला तो उसमें लिखा हुआ था कि ये बिल्डिंग के लिए है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। अब मान लीजिए लाइब्रेरी बन रही है, कंप्यूटर रूम बन रहा है, ये सारी बातें। हाँ सर, अब ये जनरल डोनेशन है। ये जनरल डोनेशन भी दो तरीके की हो सकती हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपने इसको रिकरिंग मानना है और आपने इसे इनकम में दिखा देना है। नॉन रिकरिंग कब मानना है? इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज, अगर क्वेश्चन इस बारे में स्पेसिफाई करेगा तो। सर स्पेसिफिक क्या होगा? जैसे आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर क्या कहें कंप्यूटर लैब, इस तरीके से अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो ये बन जाएंगी स्पेसिफिक डोनेशन। और जब भी कोई चीज स्पेसिफिक डोनेशन बन जाएगी तो वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे सेपरेट आइटम बन जाएगी। इसका मतलब थोड़ी देर पहले मैं स्पेशल रिसीट का मतलब यही समझा रहा था कि वो स्पेसिफिक डोनेशन है, लेकिन बुक कह रही थी कि हम कुछ और कह रहे हैं। आइए जी वापस बात करते हैं डोनेशन। सर क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा डोनेशन, कैसे पता चलेगा जनरल है कि स्पेसिफिक है? तो सर उसमें आपको पता लग जाएगा। अगर सिंपल डोनेशन लिखा है तो जनरल है, अगर डोनेशन फॉर बिल्डिंग लिखा है तो वो स्पेसिफिक है। जनरल डोनेशन है तो मैं क्वेश्चन को फॉलो करूंगा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा उसके बारे में तो इनकम में ले जाऊंगा। सर अगर डोनेशन फॉर बिल्डिंग लिखा है तो फिर मैं उसको उठाऊंगा और बैलेंस शीट में एक सेपरेट आइटम बना दूंगा जो कि फंड बन जाएगी, और इस बारे में मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि डोनेशन के बारे में ये बातें कही गई हैं। उसके बाद बुक यहां पर कुछ इलस्ट्रेशन दे रही है। वो कह रही है कि अगर लिखा है डोनेशन फॉर पेविलियन तो पेविलियन बोलते हैं बिल्डिंग को। कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर गवर्नर्स पार्टी ये स्पेशल रिसीट है, और ये डोनेशन सिंपल है। देखो तीन चीजें बुक ने कवर की। ये स्पेसिफिक डोनेशन है, बैलेंस शीट में जाएगी, फंड बन जाएगी।
कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर गवर्नर पार्टी स्पेसिफिक रिसीट है, और गवर्नर पार्टी के एक्सपेंस उसका पेमेंट है। अब ये दोनों आइटम अलग अलग नहीं जाएंगी, एक ही जगह पर जाएंगी। इसमें से एक्सपेंसेस की पेमेंट ज्यादा हो रखी है और कलेक्शन कम हो रखी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको पेमेंट साइड पे लेके जाएंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे। डोनेशन हमारी कितनी है 5000, ओके। अमाउंट स्पेंट ऑन पेविलियन इतना था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इतनी थी, कैपिटल फंड इतना था। तो हम अभी बीच में ना क्वेश्चन को अननेसेसरी डाल के कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते, आप इसको इलस्ट्रेशन 9 को भी छोड़ दीजिए, ये सारी बातें हम बाद में करते रहेंगे। सर आप थ्योरी बता रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं बता रहे। अरे प्रैक्टिकल में ये सब चीजें आएंगी, चिंता नहीं करो। अच्छा, अब एक और आइटम आती है लीगेसी। सर ये बताओ, क्या डोनेशन भी रिसीट थी? हाँ। क्या स्पेशल रिसीट भी रिसीट थी? हाँ। क्या लाइफ मेंबरशिप फी भी रिसीट थी? हाँ। और सर क्या इंटरेस्ट फी भी रिसीट थी? हाँ। तो मैंने तो आपको पहले ही कहा था, ये कैपिटल रेवेन्यू का झगड़ा केवल रिसीट साइड का है, पेमेंट साइड का नहीं है। पेमेंट साइड में आपको दिक्कत नहीं आती। लीगेसी क्या है? तो लीगेसी इज अ कैपिटल रिसीट। फिर भी हम बुक पढ़ेंगे, क्योंकि बुक कई बार ना कुछ और बातें कह देती है। तो लीगेसी होता क्या है, पहले लीगेसी का मतलब समझिए। आजकल का इंसान लड़ रहा है किस लिए? संपत्ति के लिए। तो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ने अपनी विल बनाई। विल में उन्होंने लिखा कि भाई मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे 2 बेटे हैं उनको दे दी जाए, और विल में लिखा कि हमारे पास कुछ ज्वेलरी है, वो हमारी एक डॉटर है, हमारी डॉटर को दे दी जाए ज्वेलरी। और विल में पेरेंट्स ने लिखा कि हमारे बैंक के अंदर 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, वो हमारे उस क्या बोलते हैं, योगा सेंटर को दे दिए जाएं जहां हम योगा करने जाते हैं, या फिर हम जहां पर फिजियोथेरेपी के लिए जाते हैं उनको दे दिया जाए। ठहर, बूढ़े लोगों को तकलीफ होती है कि भाई प्राइवेट फिजियोथेरेपी बहुत महंगी होती है, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में फिजियोथेरेपी चल रही थी वहां दी जाए। मतलब ये इन्होंने कहा कि ये हमारे डोनेट किए जाएं किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब हॉस्पिटल को दे दिए जाएं, जिस हॉस्पिटल का भी नाम लिखा। इसका मतलब किसी पर्सन की विल को जब हमने पढ़ा तो उसकी विल की वजह से एनपीओ को कुछ डोनेशन मिल रही है, जो कि विल की वजह से मिल रही है। इसी को हम बोलते हैं लीगेसी। लीगेसी एक टर्म है। तो लीगेसी इज द अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन बाय एनपीओ अंडर विल। इसका मतलब विल बनी थी और उसके थ्रू मिल रहा है। विल किसकी? ऑफ अ डिजीज पर्सन, जो व्यक्ति गुजर गया उसकी विल पड़ी गई, उससे मिला। डोनर मे और मे नॉट स्पेसिफाई कंडीशन फॉर इट्स यूज। डोनर ने लिखा कि भाई उनको दे दो, यानी उसने यूज नहीं बताया। इन केस नो कंडीशन इज स्पेसिफाइड इट इज अकाउंटेड एज जनरल डोनेशन, एंड इफ कंडीशन इज स्पेसिफाइड इट इज अकाउंटेड फॉर एज स्पेसिफिक डोनेशन। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको आप जनरल डोनेशन की तरह भी ट्रीट कर सकते हो और इसको आप स्पेसिफिक डोनेशन की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, लेकिन मैं लीगेसी को कैपिटल रिसीट मान करके ट्रीट करूंगा। यानी सर ये तो दूसरा बुक के साथ हमारा डिस्प्यूट हो गया। हो तो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखेंगे कि बुक क्या करती है इसके बारे में। ग्रांट, अगर आपको गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिली है तो देखिए क्या वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है। अगर स्पेसिफिक पर्पस के मिली है तो कैपिटल रिसीट है, बैलेंस शीट में जाएगी, और अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है तो रेवेन्यू रिसीट में जाएगी। सर ग्रांट क्या है? तो ग्रांट बेटे सरकार की तरफ से दी गई डोनेशन है और कुछ नहीं है। आपको बताएं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे तो यूनिवर्सिटी कैसे चलती है? ग्रांट से चलती है। तो देखा जाएगा कि वो ग्रांट किसके लिए दी गई। क्या वो ग्रांट रेवेन्यू खर्चों के लिए दी गई, या वो ग्रांट किसी कैपिटल एसेट को बनाने के लिए दी गई। मतलब सरकार कई बार ग्रांट देती है कि चलो आप अपने प्रोफेसर की सैलरीज यहां से मीट आउट कर लेना, तो उसका एक अलग ट्रीटमेंट हो जाता है। और अगर सरकार आपको ग्रांट दे रही है कि इससे आप बिल्डिंग बनाना, तो उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। तो इसका मतलब अगर ग्रांट कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं था, वो जनरल है, तो आप उसे इनकम मानिए और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाइए। अगर वो कोई स्पेसिफिक ग्रांट है
तो फिर उसको बैलेंस शीट में ले जाइए और उसका एक फंड बनाइए, यानी कि ये बैलेंस शीट में सेपरेट आइटम की फॉर्म में जाएगी। ओके, उसके बाद आ गया सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। तो स्पोर्ट्स मटेरियल से जो भी आप सेल करेंगे आप उसे इनकम में दिखा दीजिए। सेल ऑफ सम ओल्ड एसेट्स, ठीक है। अब क्या होगा, सेल ऑफ एसेट्स। जब भी सेल ऑफ एसेट होगा तो बेटे मैं तो कहूंगा कि आप ना एसेट्स का अकाउंट बना लेना। एसेट्स का अकाउंट कैसे बनता है, यहां पर आता है हमारा ओपनिंग बैलेंस। यहां पर आता है कि जब हमने कोई परचेज किया हो, कोई बैंक अकाउंट से आपने इसको परचेज किया हो, या क्रेडिटर से आपने क्रेडिट पे परचेज किया हो, तो आप इसको डेबिट कर दो। इस पर लगाया जाता है डेप्रिसिएशन। अगर आपने इसको सेल किया है तो यहां पर सेल आ जाएगा। अगर इस सेल से आपको लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल हुआ है, तो वो आप अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे ले जाएंगे। सर प्रॉफिट भी हो सकता है, तो अगर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल, तो वो आप अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाएंगे। और फिर यहां पर आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक तो आपका जाएगा डेप्रिसिएशन, एक आपका जाएगा अगर लॉस पे ये हुआ, और एक बार आपका ये अगर प्रॉफिट। अब या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। यानी कि आप जब एसेट्स अकाउंट बनाएंगे तो वहां से ये आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जा सकती है। सर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट्स बहुत खरीदते बेचते रहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में और एसेट में केवल एक ही बात का अंतर होता है कि इन्वेस्टमेंट पर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया जाता। यानी इसका यहां पर आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पर आएगा कैश या फिर बैंक अगर आपने परचेज किया, यहां पर आएगा कैश एंड बैंक अगर आपने सेल किया, और यहां पर आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर आपको लॉस ऑन सेल हो रहा है, और यहां पर आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर आपको प्रॉफिट ऑन सेल हो रहा है, और यहां पर आएगा आपको बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। जो ओपनिंग बैलेंस होता है ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट से पता लग जाता है, और ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ठीक है। यानी ये बैलेंस शीट का पार्ट है, ये बैलेंस शीट का पार्ट है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट का पार्ट है, ये भी रिसिप्ट एंड पेमेंट का पार्ट है। सर ये सारी बातें मुझे याद कैसे रहेंगी? बेटे चिंता मत करो, जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा पेज पलट के इनको चेक कर लेना, ठीक है ना। एक बार बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस बनाने शुरू कर दूंगा। सर ये देखो इन्होंने तो इसके अकाउंट भी बनाए हैं, चलिए कोई बात नहीं, बना लेंगे इसको। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर रेवेन्यू रिसीट है, इनकम में डाल देंगे। सब्सक्रिप्शन आप पहले ही सीख चुके हैं, इनकम में डाल देंगे, और बस सर खत्म हो गया, ठीक है। अब पेमेंट साइड की एक आइटम ऐसी है जो कि आप लोगों के लिए नई है। पेमेंट में एक आइटम आपको नई दिखाई देगी जिसको हम बोलते हैं ऑनरेरियम। ऑनरेरियम का मतलब होता है किसी को सम्मान के साथ हमने पैसा दिया। क्या हुआ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने एक चैरिटी प्रोग्राम किया, और इस चैरिटी प्रोग्राम में किसी सम्मानित व्यक्ति को बुलाया, ठीक है। मान लीजिए किसी डॉक्टर को उन्होंने बुलाया कि आप हमारे पास आइए और आपको यहां पर आकर के कुछ अपना समय देना है। तो वो डॉक्टर साहब जब यहां पर आए तो ये हमारे एनपीओ के एम्प्लॉय नहीं थे, ये एक आउटसाइडर थे। तो इनको आने के लिए अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने कोई पेमेंट दी है तो उस पेमेंट को हम बोलते हैं ऑनरेरियम। ऑनरेरियम, और ये आपका एक नॉर्मल एक्सपेंस है। ये आइटम आप पहली बार सुन रहे हैं, इट इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंस ओनली, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है सर। तो सर आज हम क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कोई क्वेश्चन करेंगे? चलिए देखते हैं, बुक में हम कोई क्वेश्चन उठाते हैं, करते हैं। मैं पहले आपको यहां पर बता दूं कि ये जो देखिए हमारे पास फॉर्मेट है,
आप इसमें देखिए मैंने लिखा हुआ है कि ये सब कैपिटल रिसीट्स हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से लीगेसी कैपिटल रिसीट्स है। लीगेसीज का ट्रीटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। सेल ऑफ एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे, इस सेल से प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, तब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सेम ट्रीटमेंट। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये बैलेंस शीट में अलग से लाइबिलिटी बन जाएगा, फंड आइटम बनेगा। लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल रिसीट है, कैपिटल फंड में जाके जोड़ देना। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट बनेगा। एंडोमेंट फंड रिसीट बैलेंस शीट में अलग आइटम बनेगी, ठीक है। इनकी जो फंड की रिसीट्स होती हैं फंड में ऐड हो जाती हैं, फंड का इंटरेस्ट फंड में ऐड हो जाता है। एंट्रेंस फी ये एक डिस्प्यूटेड आइटम है, हमारे पास ये कैपिटल रिसीट है लेकिन आपकी बुक में ये रेवेन्यू रिसीट है, तो इसके ऊपर आप मार्क कर दो कि इसको हम रेवेन्यू रिसीट क्यों ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि बुक लिखा हुआ है। चलिए सर, हमारे पास बुक के अंदर भी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। अगर आप एक एक क्लास में एक एक चीज को भी समझ जाते हैं तो आगे चल के आपको इससे फायदा होगा, आसानी होने वाली है। आपका काम सबसे पहले यही है कि ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट आपको दिया गया है ना, ये इस फॉर्मेट के ऊपर आप मार्क कर दीजिए कौन कौन सी रिसीट्स रेवेन्यू लग रही है और कौन कौन सी कैपिटल लग रही है। सर ये तो बैलेंस शीट के आइटम है, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है, जनरल डोनेशन रेवेन्यू है, स्पेसिफिक डोनेशन लिखिए यहां पर कैपिटल है, ठीक है ना। बुक के अंदर ये कौन सा पेज नंबर है, बुक का ये पेज नंबर है, चलिए मेरे ख्याल बुक का पेज नंबर 3 या 4 लग रहा है, पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 पे मार्क कर लीजिए स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल रिसीट। एक काम करते हैं ना, रुकिए, मैं स्क्रीन के ऊपर लेके आपसे एक बार मार्क करवा देता हूं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन अगर कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से आया तभी क्वेश्चन आप बना पाएंगे। तो सर क्या करें, हम इसके अंदर नोट करना शुरू करते हैं। चलिए यहां लिखिए ओपनिंग बैलेंस शीट, सब्सक्रिप्शन इसको लिखिए रेवेन्यू, जनरल डोनेशन रेवेन्यू, स्पेसिफिक डोनेशन ये कैपिटल नेचर है। तो स्पेसिफिक डोनेशन को आप बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में प्लस करते हैं। ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस तो ये भी क्या होगी, कैपिटल नेचर। एंट्रेंस फी अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम इसे रेवेन्यू मानेंगे। जनरल ग्रांट्स रेवेन्यू, सेल ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल तो इसका अगर कुछ नहीं दिया तो आप रेवेन्यू मान लेना, अदरवाइज अकाउंट बनाना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू, डिविडेंड रेवेन्यू, रेंट रिसीव्ड रेवेन्यू, इंटरेस्ट रिसीव्ड रेवेन्यू, रेवेन्यू, अरे 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 अरे, लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल रिसीट, यानी आपने बैलेंस शीट में जाना है, कैपिटल फंड में प्लस करना है। सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस तो ये तो आप जानते हैं स्पेसिफिक पर्पस रिसीट्स। लीगेसीज जनरल रेवेन्यू, लीगेसी स्पेसिफिक कैपिटल। वैसे मेरे हिसाब से लीगेसीज जनरल नाम की कोई चीज होती नहीं है, बुक ने फिर भी दे दिया। एंडोमेंट फंड तो ये आपकी कैपिटल रिसीट है, सेपरेट आइटम आपकी बैलेंस शीट में जाएगी। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाना, ठीक है। तो आपको रिसिप्ट साइड को ही ध्यान रखना है कि कौन सी कैपिटल है और कौन सी आपकी रेवेन्यू है। अब सर आज की क्लास में तो देखिए क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन करेंगे।